आरटीआई यह एक टूल है जो कि पार्लियामेंट ने हमें इन द फॉर्म ऑफ एक्ट दिया है। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में करप्शन हद से ज्यादा है जी, और इस करप्शन को मद्देनजर रखते हुए हर एक एम्प्लॉय का नजरिया ये होता है कि किस तरह से हम उन लोगों को बचाए जिनकी बैकडोर एंट्री हुई है या जिन्होंने फेक पेपर्स डिपार्टमेंट को दिए हैं और अपॉइंटमेंट ली है या सर्विस कर रहा है, तो उनकी यही कोशिश रहती है कि उनको किस तरह से बचाएं, छुपाएं, और हाँ किस तरह से बचाएं या उनकी वो पेपर्स किस तरह से छुपाएं। और क्या आप ये समझते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है या जो एडवोकेसी है आ सकती है इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि जो सीनियर्स होते हैं डिपार्टमेंट के जिनको ये इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो फाइल करने वाला होता है उसको डिसीव कर रहे हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कभी कह रहे हैं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम नहीं दे सकते हैं, या कभी कह रहे हैं कि ये रूल एक्ट का है ये उसके खिलाफ जा रहा है और इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। और ये सूरत हाल जो है मद्देनजर रखते हुए जो जम्मू कश्मीर का हाल है करप्शन का, बेईमानी का, बदअंती का, जो हर एक डिपार्टमेंट में है और क्या आरटीआई एक्ट यहाँ काम कर सकता है और आरटीआई एक्ट से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते हैं क्या कोई ऐसा है कानून या कोई है ऐसा लॉ जिसके लिए इन लोगों की एक्शन ली जाए या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अगर ये प्रूव हो गया कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, जब तक न वो हमें सही इंफॉर्मेशन देंगे फ्रॉम दैट डे उनको, अभी नवीद साहब कह रहे थे कि 250 से 25,000 तक पर डे इन पे चार्ज लग सकता है, और वो जो चार्ज है वो ये गवर्नमेंट खजाने से नहीं निकाल सकते, वो पीआईओ जो है उसको अपनी सैलरी से डिडक्ट होगा। आपने सीधे मैं कहूंगा कि डायरेक्ट एक सवाल किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या। आए दिन हम मीडिया में हो, अखबारों में हो, चर्चा में हमेशा रहता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, है ना। इवन खासकर अफसरों की जबानी हम हमेशा सुनते हैं, इस एक्ट का जिक्र सुनते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं एक इसको बेस्ट मैं कहूंगा, अगर हम कह सकते हैं कि इसका मतलब अगर हमें समझना है राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, तो आपको आरटीआई एक्ट खुद पढ़ना पड़ेगा। मतलब जिस शख्स को भी आरटीआई समझना है राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, खुद आरटीआई एक्ट ही डिफाइन करता है राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या। आरटीआई सिंपली इट्स एन टूल, इट्स एन ये आपको एक हक देता है कि आप सवाल पूछ सकते हो, आप हुकूमत से कोई क्वेश्चन कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जमहूरी निजाम में क्या होता है कि बिफोर आरटीआई की मैं बात कह रहा हूं कि क्या होता है कि एक साइड पार्लियामेंट में हुकूमत बैठती है, एक साइड से अपोजिशन बैठती है, और अपोजिशन का एक जो टूल है, एक जो बड़ा काम है वो है क्वेश्चनिंग टू द गवर्नमेंट। और आरटीआई ने उस चीज को एक आम बंदे तक पहुंचाया एक कानून की शक्ल में, कहा कि नहीं अब सिर्फ ये हक पार्लियामेंटेरियन का ही नहीं है या सिर्फ जर्नलिस्ट का ही नहीं है, ये अब एक आम बंदा भी हुकूमत से, सरकार से, पब्लिक ऑफिस से सवाल कर सकता है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली मीन्स टू फेच द इंफॉर्मेशन जो सरकारी दफ्तरों में है। सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही नहीं है, महदूद नहीं है इसकी डेफिनेशन आरटीआई एक्ट में कि सिर्फ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पे जो है वो ही मांग सकते हो। यू कैन आस्क फॉर द फिजिकल इंस्पेक्शन। आपके यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, सड़क बन रहा है, बट आप उससे खुश नहीं है, आरटीआई एक्ट के अंडर आप उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, बट साथ में उस काम की जाके उस जगह जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज आरटीआई। ये सेक्शन 2J है जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। देन क्योंकि वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड नाउ, अब ये उठ के क्या जी पीडीएफ बना लेते हैं, स्कैन कर देते हैं डॉक्यूमेंट। क्या सवाल है कि डज दैट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन? यस, वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आता है। सीडी हो, ईमेल्स हो, पीडीएफ फाइल्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन एक पब्लिक ऑफिस
पब्लिक एक्टिविटी से बनाता है, दैट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। बखूबी मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली बेस्ट पॉसिबल वे जो आज के दौर में खुद स्टेट ने या खुद पार्लियामेंट ने एक आम बंदे के हाथ में दिया है। मैं कहूंगा कि 2019 से पहले हमें अपना कानून यहाँ पे था। आज जिस कानून की हम बात कर रहे हैं वो आरटीआई एक्ट 2005 था, बट हम 19 से पहले 2009 का कानून हमारे पास था, एंड इट वाज मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंट्रल लॉ। एंड जो आपने सवाल पूछा कि क्या यकीन है, यस, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। देखो एक वो फेमस शेर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते। और मुझे लगता है कि ये एक तरीका है, ये एक तरीका है कि आप एक्सपोज करें चीजें, आप एक्सपोज करें करप्शन, आप एक्सपोज करें सिस्टम्स के डिफेक्ट्स, एंड इफ सिस्टम, इफ ऑफिशियल्स या इफ अगर सरकार वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पे है जिसके लिए सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड वी आर ऑन द सेम पेज कि हम किसी की तरह कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज वो हूं कि यूजुअली आरटीआई को देखा जाता है कि शायद ये करप्शन को एक्सपोज करने के लिए ही कानून बना है, बट मैं कहूंगा कि अब अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस या दूसरी तरह की जो ग्रीवेंसेस जिस चीज के लिए लोग या मुलाजिम यूज करते हैं इस आरटीआई को, बट मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन अब इसको एडवोकेसी के लिए यूज करते हैं, टू फेच द डाटा देन यूज द डाटा फॉर एडवोकेसी। मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल दूंगा कि हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पे ढेर सारा काम किया, 5 पब्लिक अथॉरिटीज की स्टडी की। हमने देखा कि कहीं पे फर्स्ट अपील नहीं हुई, कहीं पे सेकंड अपील नहीं हुई बिफोर कि गवर्नमेंट डिजिटल हुई पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को लेके। तो मतलब यहाँ तो उस कानून का कोई लोगों के जहन गुमान में नहीं था कि ऐसा भी कोई कानून है जिसके अंडर आप सर्विसेज टाइम बाउंड तरीके से मांग सकते हो, बट थ्रू आरटीआई वी वर एबल टू फेच डेटा। फिर हमने गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दी और आपने खुद नताइज देखे कि गवर्नमेंट खुद डिजिटल हुई। डिजिटल होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम खुद सुमो मोटो अपील्स लेंगे, फर्स्ट अपील लेंगे। एंड आई रिमेंबर लास्ट मंथ जब हमारी मीटिंग एज ए ऑर्गेनाइजेशन चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई, तो मैंने उनको वहां भी रेज किया कि क्या व्हाट आर द रिजल्ट्स। अब आपने अपील भी फाइल कहा सुमो मोटो हम करेंगे, क्या रिजल्ट्स हुए? तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा नहीं जी, अब 50 अफसरों के खिलाफ जी हमने इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग्स। सो आई बिलीव कि देयर इज होप, दिस लॉ is helping, not at that context के जितना हम सोचेंगे शायद over the time या over the night हो जाए, but it is contributing. And I will also mention कि RTI is a basic step. ये it's not a solution itself. ये कोई हल नहीं है। आप RTI के जरिए कभी कभार डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट निकालेंगे, फिर उसका आप क्या करेंगे? आप क्या उसको कोर्ट लेंगे, क्या किसी गवर्नमेंट की एजेंसी को यूज करेंगे, क्या मीडिया को यूज करेंगे, आपके इंटेंशन क्या है? That matters, that too matters. So this is the basic step I will say RTI, but it is contributing. कल तक जो मेरे पास कुछ था ही नहीं, जब मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाता था मुझे तो बाहर से ही मतलब 4th क्लास मुलाजिम कोई कहता नहीं 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 साहब नहीं है यहाँ पे, साहब मीटिंग में है, साहब वहां है। अब तो मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर ये कौन सी मीटिंग चल रही है, और टाइम क्यों नहीं आप लिखते हो दरवाजे पे कि कितने बजे साहब अवेलेबल होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, कब होगा? Why don't you mention these things? तो मुझे लगता है कि बहुत एक इम्पैक्ट पड़ा है इस लॉ से कि वो जो इनऑर्डिनेट डिलेज थे ऑफिस में वो कहीं ना कहीं दे आर रेगुलेटिंग इट, ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। कि मैंने इनिशियल स्टेज से ये जिक्र किया कि आरटीआई की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसने डिसेंट्रलाइज किया क्वेश्चनिंग को, कि अब एक आम बंदा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, नथिंग, यू जस्ट हैव टू बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन। बस इतनी ये एलिजिबिलिटी है इस चीज के लिए कि आपको इस मुल्क का बाशिंदा होना है, बस। ना कोई फॉर्मेट, ना कोई ह्यूज फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल्स, सिंपल एक एप्लीकेशन जिस तरह आप स्कूल में लिखते हैं प्रिंसिपल को, उसको उस तरह तर्ज पे एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है। हाँ, मगर कुछ टिप्स, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको जहन में रखनी है कि किस तरह ड्राफ्ट करनी है, बट देयर इज नो सच फॉर्मेट। सिर्फ आपको एप्लीकेशन किसको एड्रेस करनी है, यू हैव टू रिमेंबर, यू कांट आस्क WH टाइप क्वेश्चंस, व्हाई, व्हेन, हाउ। आपको अपने क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के फ्रेम करने हैं। और 10 रुपए की फीस जो आपको एप्लीकेशन के साथ लगानी है, और जो फीस है वो 3 तरह से आप भर सकते हैं, IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या कैश से। मगर जो आपको एप्लीकेशन, जो बेसिक आरटीआई एप्लीकेशन है, दैट शुड बी एड्रेस्ड टू द PIO,
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फॉर एग्जांपल हम डीसी ऑफिस बारामूला में आरटीआई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने खुद ही एक पीआईओ तैनात किया है हर गवर्नमेंट ऑफिस में, हर पब्लिक अथॉरिटी में। सो डीसी ऑफिस में भी एक पीआईओ है, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन एड्रेस करनी है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर बारामूला, सब्जेक्ट एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। सर मैडम प्लीज प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इतनी सी दिस इज द फॉर्मेलिटी यू हैव टू डू। बाय हैंड यू कैन फाइल द एप्लीकेशन, मगर अब लीजेबल होनी चाहिए, दैट शुड बी रीडेबल, क्योंकि अब अपील को फाइल करते करते एक टाइम हो जाता है, तब तक वो उतना व्हेन यू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स तो उतना लीजेबल नहीं आती, तो कमीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। दैट्स व्हाई वी रिकमेंड कि आप कंप्यूटर टाइप ठीक करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। बट मुझे लगता है वो भी उतना कॉस्टली नहीं है, हार्डली आई विल से 50 रुपए से ज्यादा आपको इस एक आरटीआई एप्लीकेशन पे खर्चा नहीं आएगा। बट योर आरटीआई कैन चेंज मच। अगर आप एक आरटीआई फाइल करते हैं, आप नहीं जानते हैं कि उस ऑफिस में, मतलब सच में मैं कहूंगा कि ऑन द लाइटर नोट के उस ऑफिस में जो मुलाजिम होते हैं उनकी नींदें उड़ जाती है। मगर जनाब इसमें आरटीआई में ही सेक्शन 8 है जो खुद ही बोलता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, सेक्शन 8 में ही। मगर वो भी दैट इज ऑफ वेरी हाई नेचर, मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कैबिनेट नोट, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको आम बंदे को जिसका लेना देना उतना नहीं होता। बट मैं एक चीज कहूंगा, इसमें एक जो कोर्ट्स ने भी टाइम हेल्ड किया है, इसमें एक राइटर आता है, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइट, कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक के हित में हो, लार्जर इंटरेस्ट में हो, दैट शुड नॉट बी डिनाइड। ये नहीं है कि पब्लिक पीआईओ लिखने का जनाब पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं दे सकता हूं, बट ही हैज टू जस्टिफाई हिज ग्राउंड कि किस तरह पब्लिक इंफॉर्मेशन है। वो कह देगा ये नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, ही हैज टू जस्टिफाई। एंड इफ द इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। इवन आप हैरान होंगे कि ये लॉ इतना पावरफुल है, ये खुद इसी में सेक्शन 8 में ही एक जगह ये मेंशन करता है कि जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियन को डिनाई नहीं की जा सकती, दैट कांट बी डिनाइड टू ए सिटीजन। तो आप खुद सोचिए कि एक आम बंदे का मयार इस कानून के तहत कितना है। जो एक इंफॉर्मेशन एक मेंबर असेंबली मांग सकता है सरकार से, पार्लियामेंट में या असेंबली में, वो एक बंदा मांग सकता है। सो दिस थिंग पीआईओ हैज टू कीप इन माइंड, क्या ये मैं कल को किसी मेंबर पार्लियामेंट को डिनाई कर सकता हूं? तो ये एक राइटर है कि दे हैव टू सी द पब्लिक इंटरेस्ट और एज वेल एज कि क्या इंफॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियन को डिनाई की जा सकती है। फिर आपने पूछा कि क्या कोई डिपार्टमेंट है जो टोटली एग्जेम्प्टेड है? यस, देयर आर फ्यू डिपार्टमेंट, वो भी खुद ही शेड्यूल में इन्होंने कहा सेक्शन 25 के तहत, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आईबी है, रॉ है, हमारी सीआईडी हो गई। तो मगर उन पे भी अगर करप्शन के चार्जेस हैं या ह्यूमन राइट वायलेशन के चार्जेस हैं, तो दे टू आर नॉट एग्जेम्प्टेड एट दैट टाइम। फिर सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को इंटरवीन करके दे हैव टू फेच द डेटा। ये है कि डायरेक्टली मैं तो नहीं मांग सकता या डायरेक्टली मैं नहीं ले सकता, बट सीआईसी हैज टू इंटरवीन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो दिल्ली में बैठता है, उसको इंटरवीन करके ही हैज टू इन्वेस्टिगेट एंड सीक द डेटा। बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में फैसले कैसे लिए जाते हैं, या कौन कौन मुलाजिम है वहां पे, किसको कितनी सैलरी है, या फंड्स कितने हैं, यू कांट सीक फ्रॉम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट ने खुद ही इसमें रख दिए हैं आउट ऑफ आर्ट। देखो मैं क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, देखो इसमें तो कोई ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज तो नहीं है, मतलब इसमें तो ये मैं कहूंगा कि अपनी जाती राय मेरी ये है कि ये तो इट शुड बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिस डजंट इन्वॉल्व एनी हार्म। अगर कोई बंदा पब्लिक फंड्स पे नौकरी कर रहा है, इट शुड बी इन पब्लिक। बट मैं समझता हूं कि आपने ये सवाल क्यों पूछा कि यूजुअली जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे डिनाई सच इंफॉर्मेशन। कहते हैं नहीं कि दे डिनाई सच इंफॉर्मेशन, सेइंग कि ये जी पर्सनल इंफॉर्मेशन में फॉल करती है। बट आई एम ऑफ द ओपिनियन इवन देयर आर मेनी जजमेंट्स। अब यह है कि इट टेक्स टाइम के कुछ चीजों को कंक्लूजन पे पहुंचते देयर आर जजमेंट इन आवर फेवर एज वेल, जजमेंट इन देयर फेवर एज वेल। सो बट मैं आपको जाती राय कहूंगा कि मेरी जाती राय इसमें है कि दिस शुड बी इन पब्लिक।
whatever involves a public activity, it should be in public. किसी का फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो, किसी की सैलरी हो, मतलब आई हैव सीन रिलक्टेंट मैनी पीपल, वो बोलते हैं हम क्यों अपनी सैलरी बताएं। बट अगर आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे, पब्लिक अथॉरिटी को कुछ खुद ड्यूटी रखी है आरटीआई एक्ट में कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करनी है, उसमें ये चीजें भी हैं कि कोई डिसीजन किस बुनियाद पे लिया गया, ताकि हमें आरटीआई ना फाइल करना पड़े। खुद ही गवर्नमेंट ने, खुद ही स्टेट ने सेक्शन 4 के जरिए पब्लिक अथॉरिटीज पे कहा कि एटलीस्ट 17 चीजें हैं जो रेगुलर उनको फॉलो करनी है, थ्रू नोटिस बोर्डेड, थ्रू वेबसाइट्स, जिनमें ये चीजें भी आती हैं। इन्होंने किसी बंदे को अपॉइंट किया, दे हैव टू शेयर हिज डिटेल्स, दे हैव टू शेयर हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर। आरटीआई लॉ में ही प्रोसीजर है कि वो खुद ही आपको कहेंगे कि जो ही आपको 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है या ऐसा जवाब मिलता है जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उससे आप खुश नहीं है, आरटीआई एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट को एक अपीलेट अथॉरिटी बनानी है, जिसको हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं। सो यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द अथॉरिटी। आप सेक्शन 19 में इवन जब आरटीआई आपका रिजेक्ट होगा, जब आरटीआई आपका रिजेक्ट होगा, उसमें उसको उस अपीलेट अथॉरिटी का हवाला देना है कि ये अपीलेट अथॉरिटी कौन है, कहां पे बैठता है। पीआईओ को ये जिम्मेवारी है जनाब, मगर यूजुअली ये दिस इज नॉट फॉलोड। मतलब अब हमने भी सालों से देखा कि दिस इज नॉट फॉलोड। बट मैं कहूंगा कि आप एक सिंपल इसमें मतलब छोटा सा फॉर्मेट हमने डिजाइन किया है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फिर मतलब इसमें कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने रूल्स के हिसाब से मैंडेटरी रख दिए हैं। किस पीआईओ को आपने एप्लीकेशन भेजी थी, कब भेजी थी, क्या कोई जवाब आया कि नहीं आया, कब आया, लेटर नंबर वो अटैच भी करनी है आपको जो इनका रिप्लाई आता है। और फिर ग्राउंड्स और रिलीफ, ग्राउंड्स किन ग्राउंड्स पे आप ये जो ये मांगते हैं, चैलेंज करते हैं इस ऑर्डर को, और रिलीफ क्या मांगते हैं, देन यू हैव टू फाइल ए फर्स्ट अपील। फिर सेम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैज 30 डेज, वो आपकी अपील को डिसाइड करे। मैक्सिमम दे कैन गो अप टू 45 डेज कि आपकी अपील को कोई ना कोई डिसीजन देना है। अगर नहीं देता है या एडवर्स देता है, यू कैन फाइल सेकंड अपील। वो CIC में होती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिल्ली में। मगर द बेस्ट थिंग इज वो ऑनलाइन ही हो जाती है, वो ऑनलाइन ही हो जाती है और उसकी अल्टीमेटली हियरिंग भी ऑनलाइन ही हो जाती है। बट यहाँ पे मैं आपके जरिए मैं सरकार तक भी यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2019 के बाद हमने बहुत सफर किया सेकंड अपील्स में। हमारा जो कानून था 2009 का, वो बहुत ही सख्त था इस मामले में कि जो ही सेकंड अपील, हमारा तब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में फाइल होती थी, द मैक्सिमम पीरियड फॉर SIC टू डिसाइड द सेकंड अपील वाज 120 डेज। 120 दिन में SIC को कोई ना कोई ऑर्डर देना था आपके हक में या आपके खिलाफ अपील्स में, सेकंड अपील में। बट व्हाट इज हैपनिंग इन CIC कि हमें सालों साल लग रहे हैं, अपील उठ ही नहीं रही है, हमारे केस लिस्ट ही नहीं हो रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लग रहे हैं केसेस में लिस्ट होने में। सो वो एक ऑफिसर्स को, वो एक PIOs को अपर हैंड मिल गया है। देयर से पेनल्टी प्रोविजन 250 रुपए पर डे से स्टार्ट हो सकता है, और मैक्सिमम आई रिमेम्बर मुझे लगता है 25,000 तक जा सकता है पेनल्टी। हाँ, मैक्सिमम 25,000, 250 रुपए पर डे के हिसाब से जो ही ऑर्डर मिलेगा और स्टिल डिनाइज द इंफॉर्मेशन, तो पेनल्टी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, पेनल्टी लग सकती है और कुछ केसेस में लगी भी है। बहुत पहले कुछ केसेस में कमीशन ने कि टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ उन्होंने पेनल्टी लगाई। मैं आपको सरप्राइजिंग एक बात कहूंगा कि अब क्योंकि हमारा रोल ये भी रहता है एज ए RTI एक्टिविस्ट, एज ए एडवोकेट ऑफ दिस लॉ, कि हम इस लॉ को किस तरह रिफॉर्म करेंगे। अगर आप श्रीलंका का RTI लॉ पढ़ेंगे, आप हैरान होंगे कि किसी एक बंदे को जेल भी हो सकती है, कम से कम 6 महीने की जेल भी है RTI में श्रीलंका में। सो हम उस तरह की भी एडवोकेसी सरकार के साथ कर रहे हैं कि कम से कम ऐसे प्रोविजंस भी इस लॉ में लाई जाए। लगता है कि इसमें अगर डिपार्टमेंट ने डिनाई किया है तो फिर लॉ में खुद ही गुंजाइश है कि आपको अपील के लिए जाना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम इमीडिएटली अपील में जाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेस्टेबल है। क्योंकि अगर देखिए मैं कहूंगा कि सिर्फ PIO पे ही नहीं, हम पे भी एक जिम्मेवारी है कि हम अपीलेट कोर्ट्स को या अपीलेट ऑफिसर्स को ये कम से कम कन्विंस करें कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें।
ठीक, हमें वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग चीज हमें जहन में रखनी है कि इट्स नॉट ओनली देम, हमें भी एज ए एक्टिविस्ट, एज ए एप्लीकेंट ये भी जहन में रखना है कि हमें उनको कन्विंस करना है। फाइनली अगर अपीलेट को डिनाई भी करता है, हम सेकंड अपील में सीआईसी में जाएंगे, तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सो अगर वहां से भी डिनाई होता है तो वी कैन मूव टू एन हाई कोर्ट। तो एटलीस्ट इतने ऑप्शंस हमारे पास हैं, बट वी शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, है ना, मतलब कि इसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि इसमें बहुत सी जजमेंट्स ये भी कहती हैं कि वी टू हैव टू शो कि इसमें कितना पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो डिनाइड है कि वो पब्लिक में आनी चाहिए। तो बट मैं कहूंगा कि जो बेसिक जो रूल भी है आरटीआई का, डिस्क्लोजर जो है वो रूल है, एग्जेम्पशन जो एक्सेप्शन है इस लॉ के रिलेटेड, कि उनको सेक्शन 8 को ना एक्सट्रीम केसेस में यूज करना है। बट आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह सेक्शन 8 का मिसयूज होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे। बट कोर्ट एंड टाइम टू टाइम खुद इन्होंने कुछ ना पॉइंटर्स फिक्स किए हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये है जो पर्सनल है। जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया सिग्नेचर का, इसी तरह आप किसी का पूछोगे किसी को क्या कोई मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, कोई रात को कितने बजे सोता है, सुबह कितने बजे उठता है, दोज आर फ्रिवलेस आरटीआईज। मतलब वी टू डिनाई कि वो फ्रिवलेस आरटीआईज हैं, ऐसे आरटीआईज की जरूरत ही नहीं है। मगर जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जैसे खुद जो आप जिक्र कर रहे हैं कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो फिर किस तरह पता चलेगा कि कोई बैकडोर एंट्री है, कोई जायज तरीके से लगा है, कोई एग्जाम करके लगा है। सो अगर ऐसा कहीं है, मुझे लगता है कि ये कंटेस्ट करने की जरूरत है इस केस को। बिल्कुल, मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा इसमें कि आरटीआई एक्ट इतना ना यूजर फ्रेंडली और पब्लिक फ्रेंडली है कि अगर कोई बंदा खुद नहीं लिख सकता, खैर आपने आउट ऑफ में कहूंगा कि आरटीआई लॉ की रेमेडी बताई। आरटीआई लॉ कहता है कि पीआईओ को ही, कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है कि जो लिख नहीं पाता, जिसको डिफिकल्टी आती है लिखने में, यू असिस्ट हिम टू राइट एन एप्लीकेशन। तो आप खुद सोचिए कितना खुले जहन से इस लॉ को बनाया गया। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आरटीआई लॉ गवर्नमेंट पे एक ड्यूटी रखती है कि सिर्फ कानून लाया दैट्स नॉट एनफ, यहाँ सेक्शन 4 बनाया दैट इज नॉट एनफ, कि आपको इस कानून की अवेयरनेस करनी है। आपने देखा होगा कि कुछ अरसे में इस कानून की अवेयरनेस बहुत कम हो गई, और मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए एक आरटीआई फाइल किया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, क्योंकि वो एक नोडल डिपार्टमेंट है आरटीआई लॉ के लिए है। तो आप हैरान होंगे कि 2019 से लेके लास्ट ईयर तक सरकार ने 1 रुपए भी नहीं यहाँ पे खर्चाया, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग पे, ना ही पब्लिक अवेयरनेस के लिए आरटीआई लॉ की। सो ये बड़े डिसहार्टनिंग है। बट ये कि वी कांट लूज होप, हमें कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को लिखना है, वी हैव टू रेज कि ऐसे जो मीडिया हब्स हैं जो जहां पे हमारी वॉइस सरकार तक पहुंच सकती है, कि वो इस लॉ को रीइग्नाइट करें, लोगों तक पहुंचाएं, स्कूल्स में ट्रेनिंग करें, कॉलेज में ट्रेनिंग करें, इवन आई विल से कि लॉयर्स के साथ ट्रेनिंग करें, ताकि इस लॉ को स्ट्रेंथन किया जाए ग्रास रूट पे। हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन बैठे हैं, प्रोग्राम में आने का इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू गुलाम हसन साहब। डॉक्टर साहब बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट बारामूला में काम कर रहे हैं, और आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन के सिलसिले में उन्होंने बहुत कुछ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किया है, और इनका हम प्रोग्राम में जो इन्होंने शमूलियत की है, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने वक्त निकालकर हमें टाइम। डॉक्टर साहब, आप जो अभी सुन रहे थे, नवीद बख्तियार साहब प्रोग्राम में शामिल थे, उन्होंने जो कहा है आरटीआई इंफॉर्मेशन के सिलसिले में या इस एक्ट के जो रूल्स उन्होंने बताए हैं, आप किस हद तक इत्फाक कर रहे हैं नवीद साहब से, या क्या राय रखते हैं आप आरटीआई एक्ट से मुतल्लिक? जी देखिए गुलाम हसन साहब, जो आरटीआई के बारे में अभी नवीद साहब जो कि एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी पूरे स्टेट में काम करते हैं, जो कुछ उन्होंने कहा आरटीआई के बारे में, आरटीआई है क्या? आरटीआई यह एक टूल है जो कि पार्लियामेंट ने हमें इन द फॉर्म ऑफ एक्ट दिया है, एक कानून के तौर पर हमारे सामने लाया है। नवीद साहब ने जो कुछ कहा कि आरटीआई है क्या,
आरटीआई ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसको हम उर्दू में अगर हम इसको कहेंगे, ये हमें जानने का हक एक है, दिया है गवर्नमेंट ने, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसके जरिए हासिल कर सकते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन। ये जरूरी है कि हमें जो एक सिटीजन है, सिटीजन को किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ही कैन यूज दिस टूल, ही कैन यूज दिस एक्ट। वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, इसके जरिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है, और इंफॉर्मेशन इसके जरिए ये हमारे पास एक ऐसा टूल बन गया है जिससे हमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये नवीद साहब ने जो कुछ कहा ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज का फर्क, एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस की बात में जो कर रहा हूं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने जो देखा, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले था, उससे पहले हमारा अपना कानून था J&K आरटीआई एक्ट, जो कि हम उसको आज जब हम इस लास्ट डेज में जब हम उसको जानते थे, हम उसको आरटीआई एक्ट 2009 के नाम से जानते थे। बल्कि जो आरटीआई एक्ट 2000, जो आरटीआई J&K आरटीआई एक्ट है, वो इंडिया सेंट्रल आरटीआई एक्ट से पहले बना था। वो J&K आरटीआई एक्ट 2004 था, उसके बाद उसके अमेंडमेंट करके उसे 2009 कर दिया गया। जो सेंट्रल आरटीआई एक्ट है ये 2005 में हमारे सामने पेश किया गया, ये हमारे सामने लाया गया 2005 में, जबकि स्टेट का जो, जब ये स्टेट थी, जब ये J&K एक स्टेट थी, तब ये 2004 में ही फ्रेम हुआ था J&K आरटीआई एक्ट। और जो हम जब इसकी अमेंडमेंट होगी फिर हमारे सामने इसको लाया गया 2009 की फॉर्म में, J&K आरटीआई एक्ट 2009। आज जब से ये रियासत जम्मू कश्मीर जो थी ये अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 इसको एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। तो आज हमारे इस यूनियन टेरिटरी पर डायरेक्ट सेंट्रल लॉज जो है वही लागू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक जो है वो आरटीआई कानून है, यानी सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005। जो ये सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005 है, अभी नवीद साहब जो कह रहे थे कि ये हमारे लिए एक ओपन टूल है जिसके जरिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। हमें हर किसी ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जो बड़े ऑफिस है उनमें पब्लिक इंफॉर्मेशन, और जो छोटे ऑफिस है उनमें असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसको हम कहते हैं APIO या उसको हम कहते हैं PIO। हम कोई भी इंफॉर्मेशन इस आरटीआई एक्ट की एप्लीकेशन के थ्रू सीख कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये चीज है कि हम एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करें। आरटीआई एप्लीकेशन के साथ पहले इसका जो फीस था वो 50 रुपीज था, उसको फिर अमेंडमेंट के बाद उसको फिर हमारे पास किस लिए लाया गया, हमें उसमें अब 10 रुपीज का फीस सिर्फ भरना पड़ता है। और हमें जो इंफॉर्मेशन सीख करनी है, हम एक एप्लीकेशन लिख, हम प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आज हमारे पास फॉर्मेट्स भी है, लेकिन हमें कोई प्लेन पेपर पे अगर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में करप्शन हद से ज्यादा है जी, और इस करप्शन को मद्देनजर रखते हुए हर एक एम्प्लॉय का नजरिया ये होता है कि किस तरह से हम उन लोगों को बचाए जिनकी बैकडोर एंट्री हुई है या जिन्होंने फेक पेपर्स डिपार्टमेंट को दिए हैं और अपॉइंटमेंट ली है या सर्विस कर रहा है, तो उनकी यही कोशिश रहती है कि उनको किस तरह से बचाएं, छुपाएं, और हाँ किस तरह से बचाएं या वो पेपर्स किस तरह से छुपाएं। और क्या आप ये समझते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है या जो एडवोकेसी है आ सकती है इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि जो सीनियर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, जिनको ये इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो फाइल करने वाला होता है उसको डिसीव कर रहे हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कभी कह रहे हैं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम नहीं दे सकते हैं, या कभी कह रहे हैं कि ये रूल 8 जो आरटीआई एक्ट का है ये उसके खिलाफ जा रहा है और इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। और ये सूरत हाल जो है मद्देनजर रखते हुए जो जम्मू कश्मीर का हाल है, करप्शन का, बेईमानी का, बदअंती का, जो हर एक डिपार्टमेंट में है, और क्या आरटीआई एक्ट यहाँ काम कर सकता है और आरटीआई एक्ट से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते हैं क्या कोई ऐसा है कानून या कोई है ऐसा लॉ जिसके लिए
इन लोगों की एक्शन ली जाए या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? डॉक्टर साहब देखिए, हम किसी भी ऑफिस को, या हम जो आपने अभी कहा कि करप्शन लेवल यहां पर बहुत ज्यादा है, जो आरटीआई कानून है, जो आरटीआई एक्ट 2005 है, सेंट्रल आरटीआई, हम अकाउंटेबल बना सकते हैं हर किसी ऑफिस को, और हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम फाइल एप्लीकेशन एप्लीकेशन करते हैं, हमें कहीं पे लगता है कि हमें मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, हमें ये गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हमें इंफॉर्मेशन किसी जगह पर हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, हम देखते हैं कि जो इनकी अपनी साइट्स पे इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी है, हमें लगता है कि इस पे शक है, हम एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जब हमें आरटीआई एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, विद इन 30 डेज ये हमें उसका आंसर देते हैं। अगर ये हमें कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें मिस इंटरप्रेट करते हैं, हम उस बारे में ये नहीं रखते हैं कि हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, उस वक्त हम फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और अगर ये प्रूव हो गया कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, जब तक न वो हमें सही इंफॉर्मेशन देंगे, फ्रॉम दैट डे उनको, अभी नवीद साहब कह रहे थे कि 250 से 25,000 तक पर डे इन पे चार्ज लग सकता है। और वो जो चार्ज है वो ये गवर्नमेंट खजाने से नहीं निकाल सकते, वो पीआईओ जो है उसको अपनी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है। ये वो गवर्नमेंट खजाने से नहीं निकाल सकता है कि अगर उसने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें दी, वो इसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। जो भी फाइन उसको लगता है, चाहे 250 रुपीज है, चाहे 25,000 है, वो इसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। और जो अभी नवीद साहब कह रहे हैं कि 6 months जो है का जेल भी हो सकता है। अच्छा बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा उसका जिम्मेदार एपीआईओ है, वो पर्सनली है, उसके लिए डिपार्टमेंट दोनों ये नहीं कह सकते, हम उसको अकाउंटेबल बनाएंगे। वहां पर उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको अपनी जेब से डिडक्ट हो रहा है, जो उसके खिलाफ उसको एक्शन ली जा रही है, उसको फाइन हो रहा है, वो उसके जेब से लिया जा रहा है, न कि गवर्नमेंट के खजाने से लिया जाएगा। यानी कि इसका जिम्मेदार पीआईओ होगा, खुद होगा। यस। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कहीं पे आपको डाउट है कि किसी डिपार्टमेंट में 1 एम्प्लॉय या 2 एम्प्लॉय या 3 एम्प्लॉय बैकडोर एंट्री से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, या फेक पेपर्स देकर इन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है, और आप ये डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं कि हमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो दीजिए, तो आपको अगर वहां वो नहीं दी जा रही है, डिनाई करेंगे वो, नहीं जी ये किसी इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं दे सकते हैं। क्या आप समझते हैं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से जैसे कि हम डाउट कर रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट हुई है, ये फेक है या रॉन्ग है या बैकडोर अपॉइंटमेंट है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात अपने नाजरीन को इस बारे में एक नॉलेज देना चाहता हूँ। कई तो लोग जो है जिनके पास इसकी नॉलेज नहीं है। देखिए, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें लगता है कि ये गलत है, आरटीआई एक्ट में खुद ऐसा सेक्शन है जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स को, हम उस ऑफिस में जाके खुद डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। जैसे अभी नवीद साहब ने कहा, किसी साइट पे हमें शक है, कोई पुल बन रहा है, इन्होंने दिखाया कि हमने फलानी जगह पे पुल बनाना है, ये पुल बन रहा है, हम ऑन द स्पॉट वहां पर जा सकते हैं। आरटीआई कानून में ये भी है, हम वहां पर खुद चेक कर सकते हैं। जैसे सीमेंट और सैंड जब हम मिलाते हैं, रेशियो क्या है उसका, उसमें है 1:5, 1:4, हम खुद देख सकते हैं, हम पर्सनली वहां पर ऑन स्पॉट जाके देख सकते हैं कि क्या ऐसा है या हमें मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। कशीर पे कर बह बयान, वन 4 तो 1 त्रावन, खबर ये ठेकदर मा त्रावान 8 तो 1, हेको अम जायन वो, या अस डॉक्यूमेंट्स चेक कर, हम ऑफिस में जा सकते हैं, तिमन डेट मंगान, हम उनको डेट, उनसे हम एक ये सेक्शन के तहत वो हमें डेट देते हैं, हम उनको कह रहे हैं, हम उनको एप्लीकेशन में लिखेंगे कि हमें डेट दीजिए कि हम कब पर्सनली इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, हेको पर्सनली ऑफिस मज गो डॉक्यूमेंट्स वुचित। अगर अमो डॉक्यूमेंट दुतमुत, अस गो ये डॉक्यूमेंट्स पे गो शक, ये डॉक्यूमेंट रॉन्ग दुतमुत, हेको गसित, हेको तम फाइल वुचित, हम फाइल देख सकते हैं, हम उसके डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक कर सकते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है।
और अगर हमें ऐसा नहीं लगता है, हम मुतमईन नहीं हो रहे, हम फर्स्ट अपील कर सकते हैं बिफोर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी। अगर हमें तब भी कोई ये रहा है, उसके बाद कमीशन है, सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो इस वक्त दिल्ली में काम कर रहा है, हम वहां पर एक ये कंप्लेंट एक दायर कर सकते हैं, या सेकंड अपील जो है, सेकंड अपील हम वहां पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वो इसमें फिर पर्सनल इंटरवेन करके वो हमें वो इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे। वो उनका राइट एक है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी आपसे फिर मिलेंगे और फिर इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे नए मौज़ूआत लेकर। थैंक यू गुलाम जी, साहब।